अस्सलामुअलैकुम। ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। बहुत सारे लोग मुझे फीडबैक दे रहे हैं कि जी कहानी आपने एक दिन कम क्यों की, 4 दिन थी, आप तो बढ़ाने की बात कर रहे थे, तो आपने 3 दिन क्यों कर दी। तो उसके लिए फिर से मैं एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहले भी मैं एक ऑफ कैमरा स्टोरी में बता चुका हूँ कि ये आर्जी तौर पे मैंने किया है, मुस्तकिल ये सिलसिला नहीं है। इंशाल्लाह आप जो कहानी 4 दिन सुनते थे, आगे मैं आपके साथ इंशाल्लाह वादा कर रहा हूँ 5 दिन शुरू करूँगा, और थंबनेल जो शुरू में तस्वीर नज़र आती थी वो भी नज़र आएगी। प्रॉपर जिस तरह मैं काम कर रहा था उस तरह आपको नज़र आएगी। मैंने जिस तरह का एक प्रोजेक्ट है जो आप लोगों के लिए ही है, घोस्ट हंटिंग के हवाले से है, तो उम्मीद है पूरी कि मैं जिस तरह मेहनत कर रहा हूँ, एक पूरी टीम है यहाँ अमेरिका में जो मेरे साथ साथ दे रही है, तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों को इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। तो उसी मसरूफियत की वजह से मैंने ऑफ कैमरा स्टोरी है ये 3 दिन, अभी कुछ टाइम के लिए 3 दिन होगी। और हाँ, लाइव शो जो है वो मैंने 3 दिन कर दिया है, जुमा हफ्ता इतवार। कम से कम जुमा और इतवार को तो मैं लाजमी किया करूँगा। हो सकता है सैटरडे नाइट को मैं कभी कभी छुट्टी कर लूँ, तो आप परेशान ना हो। इंशाल्लाह आपकी स्टोरीज़ का सिलसिला 4 से इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद में 5 कर दूंगा। अभी आप फ़िलहाल गुजारा कीजिए 3 स्टोरीज़ पे। जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये मुझे इंडिया से, रानीपुर से मालकनी ने भेजी है। जिन्नात, जादू, आसेब, ये सब चीज़ें, इन्हीं के ऊपर मैं आपको कहानियाँ सुनाता हूँ। जादू क्या होता है और जादू से जुड़ी मखलूक जिनको जिन्नात कहते हैं, किस तरह इंसान की ज़िंदगी पे असरअंदाज होती हैं, ये आज की आप कहानी में सुनेंगे। मालिनी इंडिया से ही ताल्लुक़ रखती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंशाल्लाह एंड पे ही आपके साथ जिस तरह मैं शेयर करता हूँ उस तरह शेयर करूँगा। तो उन्हीं की ज़बानी जो उन्होंने मुझे कहानी भेजी उसको अपने लफ्ज़ों में डालता हूँ। कहानी का जो किरदार है, मेन किरदार, उन्होंने मुझे उसका नाम कहा है कि आप इसका नाम फ़र्ज़ी रख लीजिए, लेकिन उसका दोस्त और बाकी जो कुछ नाम है उन्होंने कहा बेशक वो आप रियल बता सकते हैं। तो ये जो मेन किरदार है इसका नाम है, फ़र्ज़ी नाम है इमरान। इमरान रहता तो अपने मामों के साथ उस हवेली में था जो शानो शौकत के साथ बनाई गई हवेली थी। एक ऐसी हवेली जिसमें नौकर चाकर थे, जो बहुत बड़ी हवेली थी। राजा महाराजा जिस तरह हवेलियों में रहते थे, बड़ी बड़ी नवाब जिस तरह बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते थे, उसी तरह की एक बड़ी हवेली थी। लेकिन इमरान की बदकिस्मती ये थी कि उसके वालिदैन मरने से पहले उसको उसके मामू के सुपुर्द करके इस दुनिया से चले गए थे। क्या राज था, क्या वजह थी कि उन्होंने मामू के सुपुर्द किया और ख़ुद इस दुनिया से चले गए। वो ख़ुद बेचैन था इस राज से, पर्दा हटे और उसको मालूम हो। मामू के पास जैसे ही ये हवेली, ये नौकर चाकर, ये ज़मीनें, ये जायदाद उसके वो वारिस बने इमरान के वालिदैन के गुजर जाने के बाद, तो वह एक ऐसे संग दिल मामू बन गए जो अब इसी कोशिश में लग गए थे कि मौका मिले और रास्ते का सबसे बड़ा कांटा इमरान, इसको मैं हटा दूं। शुरू में दुनिया वालों को तो दिखाना था, तो अपने उस भांजे की देखभाल मामू जिस तरह करते हैं उसी तरह कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था। कहीं मौके की तलाश में थे कि हाथ साफ कर सकें। और ज़िंदगी में ऐसे कई मौके आए जहां पे इमरान को लगा कि वहां उसके साथ बुरे होने लगा था, लेकिन वो बच गया। जहां उसको लगा उसके साथ हादसा पेश आने लगा था, अगर वो वहां से ना हिलता तो शायद गाड़ी की टक्कर से वो हवा में ही उड़ता हुआ घूमता घूमता इतनी जोर से ज़मीन पे गिरता कि उसका सर फट जाता। तो वो यही समझा शायद वो अपने ख्यालों में कहीं जा रहा था, तो इसलिए ये हादसा पेश आने लगा था। लेकिन जब 3-4 इस तरह के हादसात हुए तो उसको अंदाज़ा हो गया कि ये ऐसा नहीं हो सकता कि हर दफ़ा उसकी बेएहतियाती है। अब उसको ऐसा महसूस होने लगा था जैसे कोई है उसकी जान लेना चाहता है, और
कुदरत को क्या मंजूर है कि अभी तक उसकी जान नहीं ले जा सकी। यहां तक कि एक दिन वो अपने दोस्त को मिलने के लिए बाहर रानीपुर ही जा रहा था कि फिर से एक ऐसा हादसा हुआ जिसके लिए वो पहले ज़हनी तौर पे तैयार था कि आज मुझे रोड पे इस तरह निगाह रखनी है कि मेरे साथ कोई हादसा पेश ना आ जाए। और वो रानीपुर की उन्हीं सड़कों से गुजरता हुआ एहतियात के साथ पैदल चलता हुआ जब वो जा रहा था, अब वो नौजवान हो चुका था, एफए उसने पास कर ली थी, तो वहीं पे एक दूर आती हुई गाड़ी पे उसकी निगाह इस अंदाज में टिकी कि गाड़ी जिस तरह लहराती हुई आ रही थी, उसको लगा कि गाड़ी उसी की तरफ ही आ रही है। और जब गाड़ी बिल्कुल उसके करीब पहुंच गई तो उस गाड़ी को, ड्राइवर को देख के वो जिस अंदाज में अंदाज़ा लगा चुका था, उसके दिल के अंदर पहले से ये बात चल रही थी, मुसलसल अगर मेरे साथ गड़बड़ है तो आज भी रोड पे कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए वो उस गाड़ी पे निगाह रखे हुए था। और जैसे ही वो गाड़ी करीब आई तो वो तेज़ी से हट गया और उसकी आंखों ने देखा एकदम से वो साथ बनी हुई जो एक चबूतरा सा था जिसके ऊपर चढ़ गया और गाड़ी उसी जगह से ही गुजरी जहां से कुछ सेकंड पहले वो वहां खड़ा था। अगर वो एकदम पहले ही वहां से ना हटता तो गाड़ी वाला आ ही इस नीयत से रहा था, गाड़ी चला ही इस नीयत से रहा था कि उसको कुचलता हुआ आगे चला जाता। अब ये बात तो उसको कन्फर्म हो चुकी थी। और वहीं पे अगली ही शाम अपनी उस हवेली के बाग के अंदर टहलते हुए उस बाग का बूढ़ा माली जिसका नाम सलीम बाबा था, सलीम बाबा ने जब वो दिन के टाइम वहाँ पे टहल रहा था, चहलकदमी कर रहा था, तो एक दरख्त की छांव में चारपाई डाले सलीम बाबा ने उसको हाथ के इशारे से बुलाया। इस हवेली के अंदर एक ही ऐसी शख्सियत थी जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, वो थे सलीम बाबा। क्योंकि सलीम बाबा अब 75 साल के हो गए थे, उनकी बीवी को मरे हुए 40 साल हो गए थे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। सलीम बाबा ऐसे इसी घर के माली थे जो ना सिर्फ इमरान उनके हाथों में पला बड़ा था, बल्कि वो बताते थे कि इमरान के वालिद भी जब छोटे से थे वो तब से इस घर का ऐसा फ़र्द बन चुका है कि इमरान को बताते कि तुम्हारे वालिद भी मेरे हाथों में खेलते थे, जब वो छोटे थे तो मैं तुम्हारे वालिद को उठा के फिरता था। तुमसे मुझे एक शिद्दत के साथ प्यार भी है। और वो इमरान भी महसूस करता कि सलीम बाबा उससे बेइंतहा प्यार करते थे। तो एक दिन जब उसी तरह चहल कदमी कर रहा था तो उन्होंने बुलाया और उसको कहा, बेटा बैठ जा। इमरान बैठ गया। कहा, मुझे पता है तुम उलझे हुए हो और तुम ये भी जान चुके हो कि इस हवेली के जितने भी मुलाजिम हैं तुम्हारे मामू के साथ मिल चुके हैं और तुम्हारे मामू फैसला कर चुके हैं तुम्हें मारने का। मुझ तक भी ये खबर पहुंच गई है, अब अगला वार तुम्हारे साथ इसी हवेली में ही किया जाएगा। हो सकता है तुम्हारे खाने में कुछ मिला दिया जाए, हो सकता है मुलाजमों के जरिए कुछ भी ऐसा किया जाए जो तुम्हारी जानलेवा साबित होगा। इमरान बेटा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे यह भी पता है तुम सोचते हो कि मैं ही इस खानदान का एक आखिरी चश्मो चिराग हूं। मेरे मां बाप तो मर गए, उनके बाद मैं उनका एक ही अकलौती औलाद था। मामू ने जो शादी की थी वो भी बे औलाद थे, उनकी भी कोई औलाद नहीं थी। तो एक ही इसी खानदान का आखिरी चश्मो चिराग इमरान ही था जो अक्सर वो सोचता था। तो फिर क्यों मुझसे मामू ऐसा चाहते हैं कि मुझे मारना चाहते हैं? यही बात सलीम बाबा भी कह रहे थे। मुझे पता है तुम अक्सर सोचते हो कि तुम आखिरी चश्मो चिराग हो, मामू की भी औलाद नहीं है, तुम्हारे वालदैन भी गुजर गई है, तो इस हवेली के तुम ही वारिस हो, लेकिन मामू तुम्हें क्यों मारना चाहते हैं? हर सवाल का वक्त पे जवाब मिलता है। मैंने तुम्हें आज इसलिए बुलाया है कि मैं काफ़ी दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा था और वो वक्त आन पहुंचा है कि मैं तुमसे फाइनली बात करूं। बेटा, तुम्हें आज ही रानीपुर को छोड़ देना होगा। और हां, उन्होंने अपने तकिए के नीचे से एक पोटली निकाली। उसका मुंह ऊपर से बंद था, वो काफी भारी भरकम थी। एक कपड़े की बनी हुई पोटली, पहले दौर में जिस तरह
जेवरात के लिए, अशरफियों के लिए, पैसे के लिए इस्तेमाल की जाती थी। ऊपर से उसको खोला जाता था, उसके अंदर सामान रख के उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता था। ऐसी ही कपड़े की बनी हुई पोटली उन्होंने इमरान के हवाले की और कहा, 50 साल पहले कोई मेरे पास ये जेवरात अमानत रखवा गया था। मैंने 50 साल इन जेवरात की भरपूर अंदाज में रखवाली की है, लेकिन जब रखवाने वाला 50 साल तक मेरे पास नहीं आया तो अब मैं मुख्तियार हूं, खुद मुख्तियार हूं कि इनको हवाले कर सकूं जिसको भी देना चाहूं। तो बेटा मैं तुम्हारे हवाले करता हूं, ये बुरे वक्त में तुम्हारे काम आएंगे। अल्लाह का नाम लो और रानीपुर को आज ही छोड़ दो, वरना आजकल में तुम्हें ये लोग मार देंगे। उन्होंने उसके सर पे प्यार किया, हाथ रखा और कहा, तुम्हारे बाप को भी मैंने खिलाया था, मेरे हाथों में बड़ा हुआ था, तुम भी मेरे हाथों से बड़े हुए हो, तुम्हें खुश देखना चाहता हूं। जाओ मेरे बच्चे, यहां से चले जाओ बहुत दूर। बस एक बात याद रखना, जितना अमीर हो जाओ, जितना दौलत आ जाए, जितना भी तुम्हारे पास पैसा आ जाए, कभी भी गरूर मत करना और अपनी ज़िंदगी में अपने मामों से अब दोबारा मत मिलना। चाहे जितने भी अमीर हो जाओ, इससे दूर रहना। वो कुछ देर वहां सोचता रहा और फैसला किया कि सलीम बाबा ही वाहिद ऐसे थे जिनकी वो बात दिल से सुनता था और वही उसके खैर खा थे, और जो कुछ वो कह रहे थे वो ठीक कह रहे थे। ज़िंदगी है तो जहान है। और तभी उसने फैसला किया कि मुझे अभी निकल जाना चाहिए। उसने शाम का भी इंतज़ार नहीं किया और वहाँ से निकल गया। दूसरे शहर जाके होटल के अंदर कमरा ले लिया। होटल के अंदर कमरा लिए हुए उसको दूसरा दिन था कि वो बाहर टहल रहा था कि वहीं पे उसका आमना सामना एक आते हुए शख्स से हुआ, जिससे उसने ना चाहते हुए सामने देखा। तो वो मुस्कुराता हुआ, हंसता हुआ शख्स उसके सामने आया और उसने हाथ हिलाया, तो ये भी हाथ हिलाने पे मजबूर हो गया। और कैसे हैं आप? उसने भी कहा ठीक। ऐसे जैसे गुजरते हुए दुआ सलाम होती है, ऐसे दुआ सलाम हुई और इसको अच्छा लगा वो शख्स। दूसरे दिन फिर ऐसा हुआ कि वो शख्स फिर से उसके सामने आया, तो आज वो ज़्यादा इसको देख के मुस्कुराया। उसका चेहरा वाकई बहुत खिला हुआ था, शरारती तबीयत का, एक हंसमुख सा इंसान था और उसको इमरान भी अच्छा लगा। तो वो रुक के इमरान से बात करना शुरू हो गया और यूं बातें करते करते उनके बीच में एक ऐसा रिश्ता बन गया, इमरान को लगा जैसे वो उसका दोस्त सा बन गया है। अगले दिन उसने कहा कल चाय इकट्ठे पीते हैं। अगले दिन उन्होंने चाय इकट्ठे पी और बातें करते करते इमरान को लगा जैसे वाकई वो कोई उसका मुखलिस दोस्त बन गया है। यूं जमाल के साथ आए रोज़ वो बैठता, गपशप करता। तकरीबन एक हफ्ते बाद वो इमरान को सब कुछ जो उसके साथ बीता था, अभी तक तो कुछ नहीं बताया था, लेकिन इमरान उससे पूछता था कि यार कहाँ पे रह रहे हो। इतना उनके अंदर याराना, इतनी उनकी दोस्ती हो गई, क्योंकि जमाल भी जान चुका था कि इमरान भी किसी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है, खाती पीती फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। और तब उस दिन इमरान को पता लगा कि जमाल एक 4 स्टार होटल का मालिक है। और उसने उससे जब पूछा कि इमरान तुम कहाँ पे रह रहे हो, तो उसने कहा मेरा होटल के अंदर कमरा लिया हुआ है और आजकल मैं वहाँ रिहाइश पसीर हूँ। तो उसने फ़ौरन कहा यार एक तरफ यार भी कहते हो और दूसरी तरफ तुम होटल में रहोगे, उठाओ सामान और घर चलो। उसने कहा नहीं यार मुझे नहीं जाना। फिर उसने ज़बरदस्ती उसका सामान उठाया और उसको अपने घर ले गया। उनकी यारी इतनी गहरी होती गई। वाकई जमाल बहुत ही हंसमुख, बहुत ही प्यार करने वाला, बहुत ही ख्याल रखने वाला इंसान था और इमरान भी उसको लगा वो बिल्कुल उस जैसा है। दोनों के मिजाज, दोनों की हम आहंगी ऐसी हो गई थी दिमागी कि फिर बेस्ट दोस्त बन गए। और वहीं पे ही इमरान ने देखा एक हसीनो जमील लड़की को जमाल के घर में। वो पहली दफ़ा जब लड़की उस घर में आई तो उसको देखता ही रह गया। वो बहुत ही खूबसूरत थी। उस लड़की ने जब पहली दफ़ा इमरान को देखा तो इमरान भी एक नवाबी ख़ानदान से था, गोरा रंग, चेहरे के नक्शो निगार इतने खूबसूरत कि कोई भी देखता तो देखता ही रह जाता। तभी तो जमाल भी उसको देख के इम्प्रेस हुआ था। उसने अंदाज़ा लगाया था कि एक अच्छे ख़ानदान का लड़का है, तभी उसने पहली दफ़ा भी उससे दुआ सलाम की थी। लेकिन अभी तक जमाल को उसने अपना बैकग्राउंड नहीं बताया था कि जब उस पहली बार उस लड़की पे उसकी निगाह पड़ी तो पता लगा ये कौन है। वो इस जस्तजू में पड़ गया, ये हसीनो जमील जो लड़की आई थी है कौन। तो उसको पता लगा कि ये जमाल की चचाज़ाद बहन है, उसके चचा की बेटी है। और तब उसको एहसास हुआ कि वो हसीनो जमील लड़की भी इमरान को चुपके चुपके
झांक रही थी, देख रही थी, और उसको पता लगा कि उस हसीन और जमील लड़की का नाम बानो है। और यूं बानो इमरान को पसंद करने लगी और इमरान भी बानो से प्यार करने लगा, लेकिन अभी तक दोनों के बीच में कोई भी इजहार नहीं हुआ था। जमाल और इमरान कुछ दिनों के बाद इकट्ठे ऐसे बैठे रात के टाइम गपशप कर रहे थे। आज वो ऐसा उदास था, इमरान उसका दिल भर आया था। बातें करते करते जमाल ने कहा, यार निकाल दे जो भी तेरे दिल के अंदर है। क्या तू अक्सर खो जाता है, तेरा दिल भर जाता है, मैं नोट करता हूँ। आज मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ यार, निकाल, दिल की भड़ास निकाल। और तब इमरान ने सब कुछ उसको बता दिया। तो जमाल ने कहा, तू फिर परेशान क्यों है? मैं हूं ना, मेरे होते हुए तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगर तूने उस हवेली को छोड़ दिया तो तूने मुड़ के भी नहीं देखना, तुम्हें वापस उस हवेली की तरफ मुड़ के भी नहीं देखना। यहां है, अपना काम शुरू करो, तुम पढ़े लिखे हो, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूं। यूं उसने उसकी हेल्प की और उसने वहां पे एक छोटा सा स्टोर खोल लिया। और स्टोर की आमदन भी आहिस्ता आहिस्ता इस अंदाज में होने लगी कि इमरान उसके अंदर मेहनत करता और सुबह से रात तक टाइम देता, और आहिस्ता आहिस्ता वो स्टोर चल पड़ा। बानो और इमरान जो एक दूसरे को देख रहे थे, जिनके दिलों में मोहब्बत पल रही थी, वो जमाल भी जान चुका था। और एक दिन जमाल ने इमरान से वो बात कही थी कि इमरान, एक बात कहूं तुमसे? हाँ बोलो। क्या तुम्हें बानो अच्छी लगती है? वो एकदम से चौंक गया, जैसे उसकी नज़रों को, उसके दिल के राज को उसने पहचान लिया हो। उसने सर झुका लिया। उसने कहा, यार मैं तुमसे इसलिए पूछ रहा हूं, इस्लाम भी इसकी इजाज़त देता है, अगर तुम्हें वो पसंद है तो मैं रिश्ते की बात कर सकता हूं। और जैसे ही इमरान ने ये बात सुनी कि वो उसके रिश्ते की बात कर रहा है, तो उसने सर ऊपर उठाया, जैसे अपने दोस्त से कह रहा हो, यार तूने काम भी सेट करा दिया, अगर शादी भी हो जाएगी तो इसमें और क्या चाहिए। और यूं जो दोनों अभी तक इजहार नहीं कर सके थे, लेकिन मोहब्बत में एक दूसरे को इस अंदाज में देखते थे, दोनों ही चाहते थे ज़िंदगी इकट्ठी गुजारने को। यूं जमाल ने वालिदैन से बातें की और सादगी के साथ ही बानो और इमरान की शादी हो गई। अब वो इस घर का हिस्सा था, जमाल के साथ इसी घर में ही रहता था, इस घर का फर्द बन चुका था। अक्सर सोचता था, कहाँ खून का रिश्ता मामू, सगा मामू उसकी जान का दुश्मन हो गया था, और कहाँ एक दोस्त जो राह चलते दोस्त बना था जमाल, जिसने घर का फर्द बना दिया, कारोबार करा दिया और शादी भी करा दी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसको एक बच्ची दी। घर में उसने नौकरानी रखी जो बच्ची के उठा के फिरती, बच्ची को के साथ खेलती, उसका ख्याल रखती। बानो शादी के बाद बहुत खुश थी। इमरान ने उसको सचमुच में बहुत प्यार दिया था। इमरान वाकई एक अच्छा इंसान था, और बानो भी उतनी खूबसूरत जितनी थी, सीरत भी उतनी अच्छी थी, उसका ख्याल रखती थी। तकरीबन बेटी 6 महीने की हो चुकी थी। उस दिन वो अपने काम से जल्दी आ गया, उसको एक कागज़ चाहिए था। उसने दराज खोली, पुराने कागज़ ढूंढते ढूंढते उसको कागज़ नहीं मिल रहा था, तो एक काफ़ी अरसे से बड़ा हुआ संदूक जो पड़ा था, उसने वो संदूक खोला। कागज़ ढूंढते ढूंढते संदूक के नीचे उसने हाथ मारा तो एक थैली सी पड़ी थी। ये क्या है? उसने उस थैली को उठाया तो उसको एकदम से याद आ गया, घर से रवाना होते हुए माली सलीम बाबा ने उसको एक थैली दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कुछ जेवरात हैं, और वो भूल ही गया था। वो थैली ऐसी ही पड़ी थी। उसने जल्दी से थैली खोली, और जैसे ही उस थैली को खोला तो एकदम से हैरान हो गया। वो जेवरात से भरी हुई थी, इंतहाई कीमती और महंगे जेवरात। और जैसे ही उसने एक लॉकेट उसने हाथ में पकड़ा और उठा के ऐसे देखने लगा, तो उसके पीछे उसको महसूस हुआ जैसे कोई चुपके से आकर खड़ा हो गया हो। उसने पीछे मुड़ के देखा तो बानो उसके पीछे खड़ी थी, और बानो ने जैसे ही उसके हाथ में वो लॉकेट देखा तो उसकी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं, और उसने कहा, इमरान ये कहाँ से आया आपके पास? ये तो ऐसे जेवरात हैं जैसे राजा महाराजा, जैसे बादशाह पहनते हो, ये तो शाही जेवरात लग रहे हैं, आपके पास कहाँ से आए हैं? तो उस वक्त इमरान बोला, और उसके पास कुछ था नहीं, उसको मजबूरन कहना पड़ा, ये हमारे ख़ानदानी जेवरात हैं। क्योंकि इमरान की ज़िंदगी के बारे में
बानो भी जान चुकी थी मामू कैसे जान का दुश्मना, कैसे वो एक हवेली में रहता था। और तभी जब उसने कहा ये हमारी ख़ानदानी निशानी है, ये हमारे ख़ानदान के ज़ेवरात हैं, अब उसके दिल में एकदम से ख्वाहिश पैदा हुई कि जब मैंने इतने ज़ेवरात खोल लिए हैं तो अपनी बीवी को क्यों नहीं मैंने आज तक पेश किया। मुझे तो याद ही नहीं था कि मेरे पास ज़ेवरात पड़े हैं। और वो एकदम दिल में खुश हो गया, तो ये मैं अपनी बीवी को अभी पेश करता हूँ, मेरी बीवी खुश हो जाएगी। तो उसने कहा ये देखो, ये लॉकेट तुम्हारे गले में कितना अच्छा लगेगा, क्या पहनोगी। एकदम से उसकी आंखें खुशी से खिलखिला उठी, जैसे इतनी कीमती ज़ेवरात वो पहनेगी। उसने कहा हाँ इमरान, मैं ज़रूर पहनूंगी। और इमरान ने वो जो हाथ में पकड़ा हुआ लॉकेट था, वो उस इंतहाई खूबसूरत गले के अंदर उसने खुद से उसको पहना दिया। वो जो सुराहीदार उसकी गर्दन थी बानों की, इंतहाई नफीस सी, इंतहाई गोरी चिट्टी सी वो जो गर्दन सी थी, उसके अंदर वो जब वो लॉकेट पहनाया गया तो वो लॉकेट जितना बेशकीमती था, जितना महंगा और जितना खूबसूरत था, लगता था बना ही इसी गले के लिए है। ऐसे खूबसूरत गले के लिए उसने जैसे ही गले में पहना, लगा जैसे किसी महारानी ने जेवरात पहने हो। वो खड़ा ऐसे देख ही रहा था कि बानो ने भी शीशे के सामने खड़े हो गए, अपने उस लॉकेट को देखा तो हैरान रह गई। वो वाकई बहुत खूबसूरत लग गई थी, ऐसी खूबसूरत लग रही थी उस लॉकेट के अंदर जैसे कोई नवाबों की फैमिली में से हो, जिसने नवाबों के जेवरात पहने थे। कि उसी वक्त बाहर से एक चीखने की आवाज़ आई। दोनों चौंक पड़े। ये जो चीखने की आवाज़ थी ये नौकरानी की थी। तो दोनों दौड़े कि नौकरानी चीख क्यों रही है। दोनों भागते हुए जब बाहर पहुंचे तो मंजर ये था कि नौकरानी और उनकी 6 महीने की छोटी बेटी दोनों खून में लथपथ थीं। उन दोनों के ऊपर इतना खून ही खून था कि वो दोनों पागलों की तरह भागे। और वो जैसे ही नौकरानी के पास पहुंचे तो इमरान की आंखों ने देखा उसके हाथों में पकड़ी हुई जो उसकी बेटी थी, वो बेटी दम तोड़ चुकी थी। और उसको उठाए हुए नौकरानी जो चीखो पुकार कर रही थी, अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता बेहोश हो रही थी। भाग के बानो ने अपनी बच्ची को अपने हाथों में ले लिया, मुर्दा बच्ची को। उसी वक्त नौकरानी गिर पड़ी। बच्ची के अंदर कोई जान नहीं थी। और जैसे ही उस बच्ची को अपने हाथों में लिया मां ने, तो बानो को महसूस हुआ बच्ची के दिल की धड़कन बंद हो चुकी है, बच्ची का जिस्म ठंडा हो रहा है। और ये मंजर ऐसा था कि खड़ा इमरान देखते हुए उसका सर चकराने लगा कि उसने देखा बीवी एकदम से गिरी है ज़मीन पर और बेहोश हो गई। जल्दी से जमाल को फ़ोन किया, डॉक्टर को फ़ोन किया। और जब तक डॉक्टर आए, चेकअप किया, तो डॉक्टरों ने कहा तीनों की ही मौत वाक़ई हो गई है। वो नौकरानी जो बच्ची को लेके आई थी, जब वो बेहोश होकर गिरी थी उसी वक्त उसकी जान निकल गई थी। और बीवी को भी एकदम बच्ची को इस तरह खून में लथपथ देख के उसके दिल पे ऐसा हमला हुआ कि दिल का दौरा पड़ा और वो भी मर गई। जमाल की दुनिया ही लुट गई उसकी दुनिया। बीवी, प्यार करने वाली बीवी मर चुकी थी, बेटी मर चुकी थी, उसकी दुनिया उजड़ गई थी। वो 1 हफ्ता तक बेहोशी की हालत में रहा। उसको कुछ समझ ना आई, लेकिन जमाल ने उसको बहुत सहारा दिया। आहिस्ता 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 वो बेहतर हो गया। वो उसी घर में रहता था, बानों की यादों के सहारे जी रहा था कि 6 महीने के बाद जमाल ने एक दिन खुशी खुशी आकर इमरान से कहा, इमरान, मेरे एक दूर के मामू थे, वो मरने से पहले मेरे लिए कुछ जायदाद छोड़ के गए हैं, जो अच्छी खासी जायदाद है। तो दोस्त खुश हो जाओ, हम दोनों वर्ल्ड टूर पर निकलेंगे, हम दुनिया की सैर करेंगे। पहले बैंकॉक जाएंगे, दूसरे मुल्कों से होते हुए वापस आएंगे, और मैं टिकटें वगैरह आज बुक करने जा रहा हूँ। तो इमरान ने कहा, क्यों, जब तुम्हें मिल ही गई है दौलत तो उसको ज़ाय क्यों करने लगे हो, उसको संभाल के रखो, अभी तुमने शादी करनी है, तुम्हारे काम आएंगे। मैं नहीं चाहूँगा तुम इस तरह दौलत को उजाड़ दो। तो इमरान ने कहा, तो जमाल ने कहा, भाई तेरा लेक्चर बहुत सुन लिया, 20 दिन है तेरे पास, बस तैयारी कर ले, 20 दिन बाद हम यहाँ से दुनिया के टूर पे निकलेंगे, वर्ल्ड टूर पे। जानता था कि जमाल जो कुछ कह देता है फिर करके रखता है, तो उसने अपने दोस्त का दिल भी रखना था। दुख तो था,
लेकिन वो अभी भी परेशान था। बानो उसको बहुत याद आती थी, बच्ची उसको बहुत याद आती थी, बानो उसका प्यार थी। जाने से तकरीबन 2 दिन पहले उसको एक लेटर मौसूल हुआ। वो अपनी शॉप पे बैठा था कि एक खत डाकिया उसको देकर गया। उसने जल्दी से खत लिखा, खोला तो खत के अंदर तहरीर ये थी, मैं जानता हूं मेरा बेटा तू इस वक्त बहुत परेशान है। तुम्हारी बीवी, तुम्हारी बच्ची, तुम्हारी नौकरानी का मुझे बहुत दुख है, लेकिन कुदरत को कुछ मंजूर होता है। बस बेटा मैं ये कहूंगा, तुम परेशान होगे मुझे तुम्हारा एड्रेस कैसे पता लगा, मैं तुम तक कैसे पहुंचा, बस यूं समझो जिस नूरानी वज़ाइफ से मैं जुड़ा हूं तो बहुत कुछ थोड़ा बहुता मुझे पता लग जाता है। बस इतना कहूंगा, वक्त आ गया है बेटा, जल्दी से रवाना हो जाओ, रानीपुर पहुंचो। ये तहरीर ऐसी थी, नाम नहीं लिखा था, लेकिन वो जानता था ऐसी तहरीर और कौन लिख सकता है सिवाय सलीम बाबा के। उन्होंने अपना नाम तक भी नहीं लिखा था, लेकिन उनको घर का, दुकान का एड्रेस कैसे मालूम हुआ था? जस्ट उन्होंने इतना लिखा था कि मैं नूरानी तरीके से, बहुत कुछ तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत ज़रूर मालूम कर लेता हूँ। उसी वक्त उठा और जमाल के पास पहुंचा और कहा, जमाल हम वर्ल्ड टूर पर नहीं जा रहे, हमें फौरी रानीपुर जाना है। उसने कहा, खैर है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या हो गया है? हम रवाना होने वाले हैं और तुम अभी अभी कह रहे हो हमने रानीपुर जाना। तो उसने उस ख़त की तहरीर के मुताबिक उनको बताया और कहा हमें जाना होगा। और जैसे कैसे उसने जमाल को कायल कर लिया और यूं दोनों दोस्त बजाय वर्ल्ड टूर के जाने के अगले ही दिन रानीपुर के लिए रवाना हो गए। जब वो दोनों रानीपुर पहुंचे तो काफ़ी थक चुके थे। उन्होंने जाती एक कमरा किराए पर लिया और कहा कुछ देर आराम करते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। क्योंकि अभी तक उसके जहन में कुछ भी नहीं था, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। मैं रानीपुर तो पहुंच गया हूँ, ख़त लिखने वाले ने अपना नाम तक नहीं लिखा, जानता हूँ सलीम बाबा हैं, लेकिन मैंने जाना कहाँ है। 3 घंटे बाद देखेंगे, चल यार सोते हैं। दोनों दोस्त सो गए। अभी सोए हुए 1 घंटा ही हुआ था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उस दस्तक से इमरान की आंख खुल गई। जमाल की तरफ देखा, वो अभी तक सो रहा था। इमरान उठा, दरवाज़ा खोला और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला उसकी हैरत की इंतहा न रही। सामने सलीम बाबा खड़े थे। वो एकदम देख के सलीम बाबा को चौंक सा गया। सलीम बाबा, आप यहां तक कैसे पहुंचे? तो सलीम बाबा बोले, मेरा बेटा इस शहर में पहुंचा है तो उसके जिस्म की खुशबू भी इस शहर में आ गई है, तो कैसे हो सकता है तुम्हारी खुशबू को मैं ना पहचानूं और तुम तक ना पहुंच सकूं। तुम्हारी खुशबू को सूंघ के बेटा मैं तुम तक आ गया हूं। तभी पीछे से जवाल की आवाज़ आई, इमरान कौन है ये बुजुर्ग? और लगता तो ऐसे तुम्हारे कोई जानने वाले हैं, तो भाई इनको अंदर बुलाओ, अंदर क्यों नहीं बुला रहे? तो एकदम से शर्मिंदा सा हुआ, हाँ हाँ यार सॉरी, तू सो रहा था तो इसलिए मैंने, हाँ आए 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 बाबा, आप अंदर आए। यूं सलीम बाबा को उन्होंने अंदर बुला दिया। चाय का ऑर्डर दिया गया। सलीम बाबा उनके साथ चाय पीने के लिए बैठ गए। तब सलीम बाबा मुखातिब हुए, मैं माजरत खा हूं बेटा, मैं तुम्हें कभी भी अपने आप से जुदा ना करता, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर ना भेजता, हालात ही कुछ ऐसे थे। बस इतना बता दूं, मैं नूरानियत के ज़रिए तुमसे जुड़ा हुआ था, बहुत कुछ देख रहा था। ये बताओ, मैंने तुम्हें जेवर दिए थे, क्या वो जेवर तुम्हारे पास महफूज हैं? इमरान बोला, हाँ बाबा, वो जेवर तो मेरे पास महफूज हैं, लेकिन उन जेवरों की वजह से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो जेवर जैसे ही एक लाकट मेरी बीवी ने पहना, पहनते ही वो अभी खड़ी अपने आप को शीशे के सामने देख रही थी कि मेरी ज़िंदगी का वो हादसा हुआ जिसने मुझे तोड़ कर रख दिया। मेरी नौकरानी मेरी बच्ची को उठाए हुए उसने चीख मारी और हम जब भागते हुए पहुंचे तो मेरी बच्ची भी चली गई, नौकरानी चली गई और मेरी बीवी भी चली गई। बाबा, वो उन जेवरात की वजह से हुआ है, उन जेवरात की वजह से मेरी तबाही हो गई है।
बाबा ने कुछ देर नीचे सर झुकाए रखा और सर उठाकर ऊपर बोले, जानता हूं, मैं ये जानता हूं कि तुम्हारी बीवी और बच्ची और नौकरानी मौत की आगोश में चले गए। ये भी जानता हूं कि कुदरत का लिखा होकर रहता है। बेटा, मुझे पता था ये होना था। जो होना होता है, जो लिखा होता है, वो हो के रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता। तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ जो कुछ हुआ तुम वो नहीं जानते। फिर जो तुम्हारे साथ होने वाला था उसको देखते हुए ही मैंने फैसला किया था कि तुम यहां से चले जाओ। लेकिन ये भी मैं परेशान था कि तुम्हें हर सूरत में मैंने महफूज रखना है। तुम्हें नहीं पता कैसी कैसी ताकतें थीं, शैतानी ताकतें जो तुम्हारा पीछा कर रही थीं। मैंने बहुत कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं बचा सकता था तुम्हारी बीवी को और तुम्हारी बेटी को। और ये जो कुछ भी हालात हुए हैं, अब इनका सिर्फ एक ही हल है। इन सारे हालात को एक ही हस्ती ख़त्म कर सकती है, और वो हस्ती है नवाबजादी शमा। अभी बहुत सारे सवालात हैं जो तुम्हारे दिमाग में, और बहुत कुछ खुलना है। तुम्हारे वालदैन की अमवात, तुम्हारे इर्द गिर्द शैतानी ताकत, बस वक्त का इंतज़ार करो। फौरन बोला इमरान, बाबा आप बता दीजिए ये नवाबजादी शमा कौन है? कहा, मैं चाहता तो सब कुछ तुम्हें बता सकता था, लेकिन मेरे भी बस में नहीं है। हर चीज़ का एक वक्त है बेटा, तुम्हें वक्त का इंतज़ार करना होगा। बस वक्त का इंतज़ार करो, सब कुछ खुल के तुम्हारे सामने आ जाएगा। अभी तो तुम पहुंची हो, अभी तो आराम करो। किस्मत ने क्या कुछ लिख रखा है और किस्मत क्या खेल खेलती है, ये इंसान नहीं जानता। एक मंजिल है, हम मंजिल के राही हैं, सफ़र है जिसको तय करते रहते हैं। अभी मैं इजाज़त चाहूँगा, अपना ख्याल रखना। और यूं वो इजाज़त लेकर वहाँ से रवाना हो गए। तो उसके बाद जमाल और इमरान आपस में बैठे बातें कर रहे थे। इमरान कह रहा था, बाबा की अभी भी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही। मुझे बानो वाकई बहुत याद आ रही है, मेरी बेटी बहुत याद आ रही है। और बाबा कह के गए हैं कि किस्मत का लिखा कोई नहीं टाल सकता। इसके बावजूद कि मैं ये जानता था कि ये सब कुछ होगा, इससे पहले कि मेरी बीवी और मेरी बेटी मरती, बाबा जानते थे। लेकिन कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सकते। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे वालदैन की अमवात मेरे साथ आगे। तो जमाल ने उसको थपकी दी और कहा, यार तू परेशान क्यों होता है? तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। तो वो इमरान जमाल के गले लग गया और कहा, खुदा तेरे जैसा दोस्त यार सबको दे। तूने वाकई मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी। आज तू ना होता तो यार मैं कहाँ होता। उसने कहा, छोड़ यार इन बातों को, चल हवेली चलते हैं। इमरान बोला, सुना नहीं यार, बाबा मना कर गए, मैं हवेली नहीं जा सकता। जब तक उनकी इजाज़त नहीं होगी मैं नहीं जा सकता। 2 दिन की तो बात है, वो कह गए हैं। उसके बाद जब इजाज़त मिल जाएगी तो ज़रूर चलेंगे। तो जमाल बोला, तो यार इस तरह होटल में थोड़ी बैठने के लिए हैं, चल रानीपुर की गलियों का ही चक्कर लगा आते हैं। तेरी यादें हैं यार यहाँ पे, तेरा बचपन गुजरा है, हम हवेली नहीं चलते, चल वैसे ही चक्कर लगाते हैं। तो वो तैयार हो गया और यूं दोनों दोस्त होटल से पैदल ही चल पड़े रानीपुर की गलियों में। सच कहा था जमाल ने, इन गलियों में घूमते हुए उसको अपना माजी, अपना बचपन, अपना खेलना, इन गलियों से गुजरना, दौड़ना, भागना, हंसना, रोना, वो सब कुछ याद आ गया। इंसान कब अपना माजी भूलता है? जहां इस कहानी को सुनने वाले भी अभी हेडफोन लगा के या वैसे कहानी सुन रहे हैं, उनका भी तो एक बचपन है ना, जहां पे वो खेले थे, जहां पे रहे थे। वो घर, वो कच्चे घर, वो पक्के घर, वो गलियां, वो सड़कें, वो इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोग, सबको याद रहता है। कब किसको भूलता है? हाँ, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है, सोचना पड़ता है। फिर इंसान उन ख्यालों में, उन बचपन की यादों में खो सा जाता है। वो भी खो सा गया। लेकिन जब वो वापसी की तरफ आ रहे थे
तो चलते चलते इमरान को ऐसा लगा जैसे उसके जिस्म के अंदर से जान ख़त्म होती जा रही है, जैसे वो बिल्कुल चलना उसके लिए महाल हो रहा है, उसकी टांगों के अंदर बिल्कुल भी जान नहीं रही। लेकिन जैसे कैसे वो चलते चलते होटल तक पहुंच गया, लेकिन जैसे ही होटल पहुंचा तो उसको लगा कि बिल्कुल ही उसकी जिस्म के अंदर से जान निकलती जा रही है, जैसे कुछ उसको हो रहा है। जमाल से मुखातिब हुआ कि यार डॉक्टर को कॉल करो, मुझे लग रहा है मेरे कुछ हो रहा है, मेरे जिस्म के अंदर हिम्मत बिल्कुल ख़त्म हो गई है, मेरा जिस्म बिल्कुल बेजान सा होता जा रहा है यार। और इमरान ये जुमले कहते हुए आंखें बंद करने लगा। जमाल भागा होटल के काउंटर पे, उन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया, लेकिन जब तक डॉक्टर आया इमरान बेहोश हो चुका था। बेहोशी से उसके वो शऊर और लाशऊर, जब इंसान बेहोश हो जाता है तो उसका लाशऊर उसको बहुत कुछ दिखा रहा होता है, शऊर उसका सो रहा होता है। वो भी ऐसी ही गहरी नींद में सोया था कि उसने हल्की सी अपनी आंखें खोली, और जैसे उसने आंखें खोली तो तस्वीर धुंधली थी, लेकिन नाक ने खुशबू महसूस की, दवाइयों की खुशबू। ये तो कोई दवाइयों की खुशबू है। और आंखों ने जो मंजर देखा धुंधला सा था, क्लियर कुछ नहीं था। एक काले साए थे जो इर्द गिर्द पूरे कमरे में एक से दूसरी तरफ जा रहे थे, और जैसे उसने हल्की सी आंखें खोली वो काले साए उसी की तरफ मुतवज्जो हो गए, और उसने इर्द गिर्द लेफ्ट राइट दोनों तरफ उन काले सायों को देखा जो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गए थे। अब वो सारे काले साए उसी की तरफ ही बढ़ रहे थे। उसने जल्दी से फिर आंखें बंद कर दी। फिर किसी टाइम उसने इसी तरह आंखें खोली और फिर से उसको एक अजीब सा एहसास हुआ, वो काले साए उसको इर्द गिर्द महसूस होते। फिर वो आंखें बंद कर लेता। फिर उसने आंखें खोली तो अब उसकी आंखें खुलती गईं, और जब उसने आंखें खोली तो उसने देखा वो उस बिस्तर पर नहीं है जहां आखिरी टाइम वो बेहोश हुआ था। ये अस्पताल का एक कमरा है जिसके अंदर वो लेटा है। तभी उसने बोलने की कोशिश की तो सामने ही बैठा हुआ जमाल एकदम से खड़ा हुआ, जैसे उसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। उसने उसको एकदम इशारा किया कि अभी बोलना नहीं है, डॉक्टर ने तुम्हें बोलने से मना किया है। वो उसका शुक्रिया अदा करना चाहता था, लेकिन इतना लफ्ज़ बोल पाया, शुक्रिया मेरे दोस्त। लेकिन उसके बाद उसको नींद नहीं आई, उसके बाद वो बेहोश नहीं हुआ। डॉक्टर आए, उन्होंने उसका चेक किया और उसके बाद उसको कहा अब तुम्हारा दोस्त काफ़ी हद तक बेहतर है, तुम इससे बातचीत कर सकते हो। और तभी जमाल उससे मुखातिब हुआ, मेरे दोस्त तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तुम्हारे जो मामू थे वो मर चुके हैं और उस हवेली के वारिस अब तुम हो। और एक बुरी खबर भी है। उसने फ़ौरन आंखों से ऐसे इशारा किया जैसे कह रहा हो क्या बुरी खबर। तो उसने कहा बुरी खबर यह है कि तुम्हारे सलीम बाबा जो थे वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो बिल्कुल अपनी ताकत को जमा करके बोला कैसे। तो जमाल बोला तुम्हारे मामू के साथ लड़ते लड़ते वो इतने शदीद ज़ख्मी हो गए थे कि तुम्हारे मामू को तो उन्होंने मार दिया, लेकिन उनके ज़ख्मों से इतना खून बह गया था, वो इतना ज़्यादा ज़ख्मी हो गए थे कि उनको अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन वो बच ना सके, अल्लाह को प्यारे हो गए। यूं कुछ दिन इमरान उसी अस्पताल में दाखिल रहा, और जब बिल्कुल ठीक हो गया तो वो और जमाल सीधा हवेली पहुंचे, उसी हवेली जहां से वो ज़िंदगी बचाने के लिए भागा था। आज वो हवेली उसी की थी। वो हवेली का मालिक था। जब मामा मर गया था, जो उसको मारने के दुआले था, वही मामा जिसने मुलाजमों को भी अपने साथ मिला लिया था। तो अब मुलाजिम भी परेशान थे कि वली वारिस कौन होगा इस हवेली का। तो जब इमरान को आते हुए देखा तो वो सब इस अंदाज में सर झुका के खड़े हो गए जैसे कबूल कर रहे हों कि आप मालिक हैं, आपकी हवेली है। और इमरान भी इस शहाना अंदाज में दाखिल हुआ कि अब वो इस बड़ी हवेली का, जो मुलाजमों की एक फौज के साथ भरी थी, मालिक था। जमाल ने और उसने वहीं पे अपना कमरा सेट किया और तकरीबन 14-15 दिन उसको लग गए। पूरी हवेली में उसने अपनी मर्जी का रद्दोबदल कराया। उसके मामे ने जो हवेली को सेट कराया हुआ था उसने सबको चेंज करा के अपनी मर्जी का कराया। उसने जमाल से कह दिया था कि अभी तुमने नहीं जाना, जितना ये मेरा इस हवेली में हिस्सा है, तुम भी मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, यहीं रहोगे। ये कोई तकरीबन हवेली को सेट कराए हुए 15-16 दिन हो गए थे कि वहीं पे मुलाजिम ने उसको आके कहा साहब
कोई आपसे मिलने आया है। तो वो परेशान हुआ कि मुझसे मिलने कौन है, क्या मैं उसको जानता हूं? कहा पता नहीं साहब, पहली दफा उसको देखा है। तो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? पता नहीं साहब। अच्छा ठीक है, उसको ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं आता हूं। उसको ड्राइंग रूम में बिठा दिया गया और थोड़ी देर के बाद जब इमरान वहां पे पहुंचा तो एक शक्ल से तो बिल्कुल नॉर्मल इंसान वो नजर आ रहा था। वो अपनी जगह से खड़ा हो गया, ऐसे जैसे अदब से कोई खड़ा होता हो। और इमरान चलता हुआ उसके पास गया, उसने उसके साथ हाथ मिलाया और कहा बैठिए। वो शख्स बैठ गया। कहा जी फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? तो वो शख्स बोला मेरा नाम अनवर है। मैं देखना चाहता था जब इंसान को एकदम दौलत मिल जाती है, वो एकदम अमीर हो जाता है, तो उसका रवैया कैसा होता है। बस यही देखने के लिए आया था। वैसे मैं आपका हमसाया हूं, आपके करीब ही रहता हूं। आज पता नहीं क्यों मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आपसे मिलूं। इमरान बोला क्या आप पहले भी इस हवेली में आते रहे हैं? तो वो शख्स बोला नहीं, मैं पहले कभी नहीं आया। मैं लोगों से बहुत कम मिलता हूं। मैं अकेला रहने वाला, तन्हा रहने वाला शख्स हूं। मैं लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। लेकिन आज मेरा दिल किया कि मैं जो हवेली का नया नवाब आया है, मैं उसको देख के आऊं, उससे मिल के आया हूं, तो इसलिए चला आया। बस इतना कहने आया हूं, एक गरीब खाना करीब हमारा भी है। कभी टाइम मिले आपको तो ज़रूर चक्कर लगाइएगा, बहुत खुशी होगी आपको अपने गरीब खाने पे देख के। इमरान बोला जी ज़रूर, मैं बिल्कुल आपकी तरफ चक्कर लगाऊंगा और मैं भी कदर करता हूं लोगों की। आप आए, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। आप हमारे हमसाए भी हैं और आप चल के आए हैं, तो ज़रूर मेरी ज़ात से जो हो सका मैं ज़रूर करूँगा। उसका शुक्रिया अदा किया। वो अनवर वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसको महसूस हुआ जैसे ये शख्स पुरइसरार सा शख्स है। कत्तन इसका सिर्फ इतना मकसद नहीं था कि आके वो सिर्फ मिलता और उसको दावत देता, उसको पुरइसरार सा लगा। लेकिन वो जा चुका था। वो कुछ देर कमरे में बैठा रहा, फिर उसका दिल घबराया। वो उठ के टहलने के लिए बाहर बागीचे में चला गया। बागीचे में उसको सलीम बाबा बहुत याद आ रहे थे कि वो कैसे मामू से लड़ते हुए इस दुनिया से चले गए थे। वो कुछ दिन टहलता रहा और उसके बाद वो अपने कमरे में गया और उसको ऐसा लगा जैसे उसको नींद सी आ रही है। वो अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और लेटते ही उसकी आंख लग गई। वो कितनी देर सोया वो ये तो नहीं जानता था, लेकिन एकदम से उसकी आंख खुली किसी आवाज से, किसी खुशबू सी थी जिससे उसकी आंख खुली। लेकिन जैसे ही उसकी आंख खुली तो एक अजीबो गरीब सिचुएशन हो चुकी थी। वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसी मखमली बिस्तर के ऊपर जो एक नवाब का बिस्तर था। अब वो नवाब इमरान था, लेकिन उसी बिस्तर पर लेटे हुए जैसे ही उसकी आंख खुली, उसने आंख खोली तो उसने देखा कि मैं शाम के टाइम सो क्यों गया हूं, मैं तो इस टाइम नहीं सोता। तो उसने जैसे ही उठने के लिए जिस्म हिलाया तो उसी लम्हे कोई चीज बाकायदा तौर पे उसके सीने पर आकर बैठ गई। खुली आंखों से कोई चीज ऐसी उसके सीने पे आके बैठी। उसके सीने पे ऐसा भारी भरकम वजूद आके बैठा, इतना बोझ सा उसके सीने पे आ गया कि उसी लम्हे सिर्फ एक चीज थी जिस्म की वो हरकत कर सकता था, वो थी उसकी आंखें। वो सिर्फ आंखें झपक पा रहा था। उसके दोनों बाजू ऐसे थे जैसे फालिज हो गया हो, मफलूज हो गया हो। वो अपने बाजुओं को हिला तक भी नहीं पा रहा था, ना टांगों को हिला पा रहा था, ना पाँव की उंगलियों को हिला पा रहा था, ना हाथों की उंगलियों को हिला पा रहा था। जिस्म उसका जकड़ा जा चुका था, ऐसा जकड़ा हुआ वजूद कि वो हिलना भी चाह रहा था तो हिल नहीं पा रहा था। उसका सांस भी उस वज़न की वजह से बड़ी मुश्किलों से आ रहा था। सिर्फ आंखें थीं जो एक इस हद तक देख पा रही थी कि वो अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा है, छोटा जीरो का बल्ब जल रहा है और कमरे में वो कुछ भी नहीं देख पा रहा। सिर्फ इतना महसूस कर सकता है जिस्म जकड़ा जा चुका है, कोई वजूद है, कोई वज़न है, कोई चीज़ है जो उसके सीने पे है। अगर वो नींद में होता तो एक और बात थी, उसकी आंखें तो खुली थी, वो खुली आंखों से जकड़ा हुआ था, उसका वजूद नहीं हिल पा रहा था और उसको समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ
क्या हो रहा है या कौन है जो उसके वजूद पर है। कहानी को यहीं पे मैं पार्ट 1 करके स्टॉप करूंगा। उसकी रीज़न ये है, इस कहानी में अभी काफ़ी मोड़ हैं और काफ़ी ज़बरदस्त कहानी है, और जादू के हवाले से और जादू से जुड़े जिन्नात के हवाले से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे मज़ेदार कहानी है। एक उन लोगों के लिए एक पसंदीदा कहानी होगी जो जादू और जिन्नात को बहुत ज़्यादा शौक़ से सुनते हैं। तो कल कोशिश करूँगा इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 आपके लिए रिकॉर्ड करूँगा, और फिर से एक दफ़ा सॉरी 3 कहानियों के लिए कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह जल्दी 4 नहीं बल्कि 5 शुरू करूँगा। मैंने पहले भी आपसे वादा किया था, जब मैं आपके 1 सुनाता था, फिर 1 से मैंने 2 और 3 कर दिए आप लोगों के लिए, 3 से फिर मैंने 4 किए आप लोगों के लिए। तो अभी भी ऐसा करूँगा, 5 करूँगा इंशाल्लाह आपके लिए। बस कुछ अरसा बर्दाश्त कीजिए, और मसरूफ़ियत बहुत ज़्यादा है इसलिए। तो इंशाल्लाह इसी कहानी का सेम पार्ट 2 जो है वो कल आप सुन सकेंगे, और राय का इजहार मुझे देते रहा करें, उनको मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। व्हाट्सएप पे भी होती है जो कमेंट्स में भी नीचे आप लिखते हैं, वो सब की सब डिटेल को मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। तो आज की कहानी को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगा इसी रिक्वेस्ट के साथ, आप अपनी कहानियाँ भेजते रहिए। इंशाल्लाह आपकी कहानियाँ भी प्रोग्राम में शामिल होती जाएंगी जब आपका नंबर आएगा स्टोरी का। तो इसका नंबर आपका कैसे आएगा कि आप मुझे जब मेरे व्हाट्सएप पे कहानी लिख के भेजेंगे या वॉइस में से रिकॉर्ड करके भेजेंगे, लेकिन जब तक आखिर में आप आखिरी लफ्ज़ स्टोरी या ओसीएस नहीं लिखेंगे तो फिर आपका नंबर नहीं आ सकेगा। क्योंकि जो लोग स्टोरी या ओसीएस लिख देते हैं, एक लिखें, या स्टोरी लिख दें या ओसीएस लिख दें। स्टोरी इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो जब आप स्टोरी लिख देते हैं या ओसीएस लिख देते हैं तो मैं फ़ौरन जब भी अपना व्हाट्सअप खोलता हूं तो पहले पहले उन मैसेज को पढ़ता हूं जहां पे स्टोरी लिखी होती है, उसको खोलता हूं या ओसीएस लिखा होता है। जहाँ पे ओसीएस लिखा होता है या स्टोरी लिखी होती है उसको ओपन करके मैं देखता हूँ ये स्टोरी है, तो उसको नंबर दे के मैं महफूज कर लेता हूँ, और जैसे आपका नंबर आता है तो कहानी को शामिल कर लेता हूँ। व्हाट्सअप का नंबर जो है कोड है पाकिस्तान का, शुरू में 92, उसके पहले आप देख लीजिए आपके मुल्क में क्या लगता है, 00 या 10 या प्लस का निशान जो भी लगता है, आप शुरू में लिखिए 0092 313665550। मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, 0092 313665550, 313665550। ये मेरा नंबर है, इस पर आप मुझे कहानी भेजिए। इंशाल्लाह आपकी कहानी को मैं ओसीएस का हिस्सा ज़रूर बनाऊंगा। तो आज की इस ओसीएस से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।